बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको CS 604 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो हैं, टास्क जो दिया गया है उसको भी डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। आप लोग कोशिश करें कि इस असाइनमेंट को अंडरस्टैंड करें, समझ के अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चेंजेस मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, डिफरेंट वे से इसको कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं। इसको सॉल्व करने का एक सिंगल मेथड नहीं है, आप डिफरेंट वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको सारा समझ आ सके और आप हर स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको कंप्लीट कर सके ताकि आपको कॉपी केस का इशू ना हो। तो चलिए असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो असाइनमेंट टास्क दिया गया है हम उसको देखते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसका जो है वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है। जो भी सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट प्रोसेस चल रहे होते हैं, उनकी शेड्यूलिंग किस तरह की जाती है। और नेक्स्ट जो है उनका स्ट्रक्चर जो है, उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर को भी देखा गया है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, कंसीडर फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस विद द CPU बर्स्ट टाइम गिवन इन द मिलीसेकंड्स। यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस बताए गए हैं, 5 डिफरेंट प्रोसेस दिए गए हैं P1 टू P5। P1 मतलब कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, 4 एंड 5। इसी तरह हर प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है। बर्स्ट टाइम मतलब कि उस प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लेना है। ये वो टाइम होता है जो कि जहाँ जब उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है प्रोसेस की, या प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और एंड होती है, ये उसका बर्स्ट टाइम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास उसके रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस आर अराइव्ड एट इन द ऑर्डर P1, P2, P3, P4 एंड P5 ऑल एट टाइम 0। ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं ये सेम टाइम पे अराइव हुए हैं। कुछ ऐसा होता है जैसे आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे होते हैं। अभी जैसे मैंने ये वर्ड की फाइल पहले ओपन की हुई है, तो अभी मैं ये ब्राउज़र ओपन कर देता हूँ। देखिए इसका टाइम बाद में होगा। नेक्स्ट मैं कोई फोल्डर ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ, इसका अराइवल टाइम डिफरेंट हो सकता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे। ये जो प्रोसेसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन सब का अराइवल टाइम जो है वो सेम है, सेम टाइम पे वो स्टार्ट हो रहे हैं। उनको किस तरह वो शेड्यूल किया जाएगा सिस्टम के अंदर, हम इस चीज़ को देखेंगे कि उनके अराइवल टाइम सेम होने के बावजूद हम उनको शेड्यूल किस तरह करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्रा गैंट चार्ट showing the execution of these processes using FCFS and SJF scheduling। ये दो डिफरेंट शेड्यूलिंग स्कीम्स हैं, ये उनके एब्रीविएशंस दिए गए हैं। ये FCFS का मतलब है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। यहाँ पे उसका ऑर्डर बता दे, टाइम जबकि सेम है लेकिन उनका ऑर्डर भी एक दिया गया है, पहले P1, P2, P3, P4 एंड P5। इस ऑर्डर को भी हमने फॉलो करना है और साथ उनका अराइवल टाइम जो है वो सेम है, ये भी हमने जहन में रखना है। तो एक तो हमने ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम को उस पर अप्लाई करना है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है। सेकंड जो है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसकी जॉब का मतलब बस टाइम कह सकते हैं, जिसको एग्जीक्यूशन में कम टाइम लगेगा, जिसके शॉर्टेस्ट जॉब होगी उसको हम पहले एल्गोरिथम में पहले शेड्यूल करेंगे। जिस तरह आप देख रहे होंगे यहाँ पे बर्स्ट टाइम मैक्सिमम 10 है और मिनिमम 1 है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस का डिफरेंट बर्स्ट टाइम हो सकता है जो कि उसको रिक्वायर्ड होते हैं अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो जिनका बर्स्ट टाइम कब सबसे कम होगा, यहाँ पे उसको शॉर्टेस्ट जॉब कहा गया है, वो हम पहले लेंगे। जिसका ज़्यादा होगा फिर उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, उसके बाद एंड सो ऑन। जिसका सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम या उसका जॉब टाइम होगा वो एंड पे आएगा। तो हमने इन दोनों एल्गोरिथम्स को फॉलो करते हुए एक गैंट चार्ट जो है वो बनाना है। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम ऑफ ईच प्रोसेस फॉर FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे हमें टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, लेकिन किस एल्गोरिथम के लिए? हमने पहले तो दो एल्गोरिथम डिस्कस किए हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमें सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? बेसिकली जब कोई भी टास्क वो वेटिंग में आ जाता है, अराइव्ड हो जाता है, ठीक है, उसके बाद से लेकर जब तक वो कंप्लीट नहीं होता वो उसका टर्न अराउंड टाइम होता है। दो चीज़ें हो सकती हैं कि प्रोसेस अराइव्ड हुआ है, वेटिंग में जा सकता है, वेटिंग में पड़ा है जब तक नेक्स्ट प्रोसेस से उसको टाइम नहीं मिलता या उसको शेड्यूल नहीं किया जाता CPU की तरफ से,
तब तक वो वेटिंग में है, वो टाइम भी काउंट होगा, फिर उसका बर्स्ट टाइम भी काउंट होगा एंड टिल कंप्लीशन वो सारा टाइम जो होता है वो टर्न अराउंड टाइम होता है। तो हम ये भी कैलकुलेट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द वेटिंग टाइम ऑफ द ईच प्रोसेस ऑफ SJF। अब हमने दूसरा एल्गोरिथम जो है SJF उसके लिए हमने वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। वेटिंग टाइम बिल्कुल इजी कैलकुलेट हो जाएगा, ये भी बल्कि इजी है, कोई डिफरेंट इसकी कैलकुलेशन नहीं है। हम एक जब इसका गैंट चार्ट क्रिएट कर लेंगे उससे हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला भी सिंपल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं डिफरेंट वे में आपको इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि हम ये किस तरह कंप्लीट करेंगे। वेटिंग टाइम बेसिकली क्या होता है कि जब एक प्रोसेस जिस तरह P1 को और शेड्यूल कर दिया गया है तो P2 उस वक्त वेट कर रहा है, P3 भी उस वक्त वेट कर रहा है, P4 एंड P5 सारे वेट कर रहे हैं। जब तक यहाँ से इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता नेक्स्ट को एग्जीक्यूशन नहीं दी जाती, ये वेटिंग में है। जितना टाइम ये P1 लेगा एग्जीक्यूशन में उतना टाइम इन सब का वेटिंग टाइम कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट P2 को दे दिया जाएगा तो फिर P3, P4 एंड P5 अभी भी वेटिंग में है, तो ये उनका वेटिंग टाइम कंसीडर होगा। जब वो सेम अराइव हुए, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अभी सिर्फ P1 और P2 आए हैं स्टार्ट में, P3, P4 एंड P5 अब तक अराइव ही नहीं हुए, आपने उसको स्टार्ट ही नहीं किया। जिस तरह अभी देखें मैं यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस जो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया तो वो उसका वेटिंग टाइम कंसीडर नहीं होगा। वेटिंग टाइम तब से कंसीडर होगा जब वो प्रोसेस वेटिंग में आ जाएगा, उसको लिस्ट में अराइव हो जाएगा, देन उसको वेट है कि अगला एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप होती है या वहाँ से उसको स्पेस दी जाती है, शेड्यूल किया जाता है। तो जब वो अराइव होगा तब से टाइम उसका कंसीडर होना है टिल कंप्लीशन। चलें इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन की जो फाइल है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, सोल्यूशन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और डिफरेंट वे में करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इसको कंप्लीट करने के लिए। ये हमारे पास फर्स्ट दिया गया है कि आपके पास प्रोसेस कौन से हैं और हर प्रोसेस के लिए बर्स्ट टाइम कितना होगा। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करना था FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व गैंट चार्ट। उसमें क्या होगा कि हमने उसी सीक्वेंस से इनको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है जिस ऑर्डर में वो हैं। उनका स्टार्टिंग टाइम जो है अराइवल टाइम वो 0 है सबका। पहले P1 है, P2, P3, P4 एंड P5। इसका जो स्टार्ट टाइम है वो 0 होगा और नेक्स्ट कहाँ तक चलेगा, ये 10 मिली सेकेंड्स तक चलेगा। तो 10 मिली सेकेंड पे इसने क्लोज हो जाना है तो P2 स्टार्ट हो जाएगा 10 मिली सेकेंड के बाद। ये 10 मिली सेकेंड क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास P1 के लिए बर्स्ट टाइम कितना है 10 मिली सेकेंड। यहाँ पे उसने यूनिट बताया हुआ है मिली सेकेंड, तो मैंने इसके साथ नहीं लिखा, आप इसको यही कंसिडर करेंगे कि ये 10 मिली सेकेंड है। तो P1 ने 10 मिली सेकेंड टाइम लिया, उसके बाद P2 स्टार्ट होता है यहाँ 10 मिली सेकेंड से ऑनवर्ड, तो उसका बर्स्ट टाइम सिर्फ 1 मिली सेकेंड है, तो वो 1 मिली सेकेंड के बाद वो कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट P3 को टाइम किया जाएगा। P3 यहाँ से स्टार्ट हुआ 11 से एंड 2 मिली सेकेंड तक उसने एग्जीक्यूशन करनी है और 13 पे वो क्लोज हो गया। फिर वहाँ से फिर 1 मिली सेकेंड के लिए बर्स्ट टाइम मिलेगा P4 को, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मिली सेकेंड का टाइम P4 का और लास्ट वन P5 है 5 मिली सेकेंड। यहाँ 14 से स्टार्ट करेगा और 19 तक 5 मिली सेकेंड। ये बिल्कुल सिंपल गैंट चार्ट है, आप इसको इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो चार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप हर मिली सेकेंड के लिए आप लाइंस लगा सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, पॉइंट्स लगा सकते हैं कि ये वहाँ पे 1 मिली सेकेंड 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये आपका 1 मिली सेकेंड का है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ये 1 है और ये 5 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है ये, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसा भी आप बना देंगे तो बेहतर हो जाएगा। दूसरा आप इसमें थोड़ा सा ये मॉडिफाई कर सकते हैं कि यहाँ नीचे को लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ से हर एक के लिए नीचे आप इसका जो नीचे इसका टाइम दे रहे हैं उसके साथ आप उसको रिलेट कर सकते हैं, थोड़ी सी लाइन नीचे एक्सटेंड कर दें, ऐसे भी बना देंगे तब भी चलेगा। अगर आप इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर देंगे वो भी ठीक है। नेक्स्ट हमने करना है वो है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब हमने ये नहीं देखना कि पहले कौन सा आया है, जब उनका अराइवल टाइम सेम होगा, किसी भी जब एक ही टाइम के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेस अवेलेबल हैं, वो वेटिंग में हैं, वो आ चुके हैं, तो आपने उनको कंपेयर करना है कि किसका जो बस टाइम है या उसका जॉब टाइम जो सबसे कम है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर उनका टाइम डिफरेंट है। अब सपोज कि जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ 2 प्रोसेस हैं 5 और 10, वो दोनों सेम टाइम यहाँ है, लेकिन एक प्रोसेस बाद में ऐसा आता है जिसका टाइम है 2,
वो उनके साथ कंपेयर नहीं होगा। हम ये नहीं देखेंगे कि 2 को पहले करना था, हमने 5 और 2 को कंपेयर करना है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम टाइम के ऊपर आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में ये होता है कि जब आपके पास सेम टाइम में आपके पास जो वेटिंग में नंबर्स या प्रोसेसेस हैं वो आपके पास जो मौजूद हैं, उनका आपने बर्स्ट टाइम या जॉब टाइम कंपेयर करना है। जो उनमें से शॉर्टेस्ट होगा हम उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर आपको ये समझना है कि आपके पास सारे ही प्रोसेस सेम टाइम पे अराइव हुए हैं जीरो टाइम पे। जब आपके प्रोसेस सबके लिए जीरो से स्टार्ट होने हैं तो हम पांचों को कंपेयर करेंगे वन बाई वन और देखेंगे इनमें सबसे शॉर्ट कौन सा है और सो ऑन। सबसे पहले देखिए हमारे पास P2 जो है उसका टाइम 1 है, P4 का टाइम भी 1 है। तो पहले हम P2 को ले लेते हैं, उसका भी हमने 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूशन की। फिर P4 आ गया, उसका भी 1 के लिए है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन सा है, P3 है जिसका टाइम 2 है। फिर P5 का टाइम 5 है और P1 का सबसे ज्यादा 10 है, एंड पे चला जाएगा। P2 और P4 के बाद हम किस पे आएंगे, P3 पे। तो यहाँ पे देखें P2, P4 और उसके बाद P3 आ गया। ये 2 मिली सेकेंड, ये 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है P5, 5 मिली सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ पे देखें हम P5 यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 मजीद ऐड हुआ मिली सेकेंड, 2 हो गया। और यहाँ पे ये P3 2 के लिए था तो यहाँ पे 4 हो गया। और ये नेक्स्ट कितने के लिए है, 5 के लिए है। तो यहाँ पे 4 + 5 9 मिली सेकेंड तक हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। हमारे पास 4 प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट वन रिमेनिंग है हमारे पास P1, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड तक 19 तक जाएगा P1। तो यहाँ पे देखें कि हमने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जिस ऑर्डर में वो आए थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, बल्कि हमने क्या किया है कि जितने भी हमारे पास उस वक्त सेम टाइम में अवेलेबल थे हमने उनका कंपेयर किया है कि जिसका जो बर्स्ट टाइम है या जॉब टाइम सबसे मिनिमम है हम उसको पहले लेंगे और जिसका उससे ज़्यादा है उसको बाद में, एंड सो ऑन। तो ये हमारे दोनों चार्ट्स कंप्लीट हो गए। आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में ड्रा कर सकते हैं कोई भी टूल यूज़ करते हुए या सिंपल MS वर्ड के अंदर भी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कैलकुलेशन थी। वो कैलकुलेशन ये थी कि आपने टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है FCFS के लिए। तो उसमें देखें हमारे पास प्रोसेसेस दिए गए हैं P1 to P5, अराइवल टाइम सबका सेम 00 है। वेटिंग टाइम हम ले सकते हैं और बर्स्ट टाइम हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी। और फिर टर्न अराउंड टाइम हम दो तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम वेटिंग टाइम को यूज़ करते हुए भी और सेकंड कंप्लीशन टाइम को यूज़ करते हुए भी। तो पहले मैं आपको वेटिंग टाइम को यूज़ करते हुए इसकी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। वेटिंग टाइम के साथ इसकी कैलकुलेशन ये होती है कि टर्न अराउंड टाइम इक्वल होता है वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। देखें जब कोई भी प्रोसेस कंप्लीट होता है तो दो ही, जब वो लिस्ट में आ गया या तो वो वेटिंग में होगा या वो एग्जीक्यूशन में होगा। काम जो भी उसका प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो उन दोनों में से जो भी होगा वो टोटल मिला के आपका जो टर्न अराउंड टाइम जो है वो काउंट होता है। आप इसकी जो डेफिनेशन है वो हैंड आउट से कंफर्म कर सकते हैं। वहाँ पे भी सेम ऐसे ही लिखा गया है कि टर्न अराउंड टाइम जो है वो आपका टोटल टाइम होगा, सम ऑफ टाइम होगा, वेटिंग में, बर्स्ट में या एग्जीक्यूशन में आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास वेटिंग टाइम कैसे कंसिडर होगा। अगर हम P1 की बात करते हैं तो हमारे पास उसका वेटिंग टाइम तो 0 है। 0 किस लिए है, कोई जैसे ही आया 0 मिली सेकेंड पे वहीं से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो P1 था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की वजह से पहले उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। बाकी P2 से लेकर P5 तक वेट करेंगे तब तक। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ 0 से स्टार्ट कर दिया, 0 सेकंड से, और 10 सेकंड तक ये एग्जीक्यूट हुआ। तो बाकी चारों प्रोसेस जो थे वो 10 सेकंड तक वेट में थे। तो P2 का स्टार्ट होगा 10 सेकंड के बाद, तो ये उसका क्या हो गया, वेटिंग टाइम हो गया P2 का। जब तक P1 एग्जीक्यूट होता रहा, P2 जो था वो वेटिंग में था, तो वो उसका P2 का वेटिंग टाइम हो गया। अब P3 का वेटिंग टाइम क्या होगा, P1 ने फिर 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है, 11 सेकंड के ऊपर क्लोज होना है उसने। तो P3 का एग्जीक्यूशन टाइम वेटिंग टाइम कितना हो गया, 11। P4 का वेटिंग टाइम 13, P5 का वेटिंग टाइम 14। अब सिंपली स्टार्ट्स के ऊपर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसका वेटिंग टाइम मेंशन कर दिया, 0 है, 10, 11, 13 एंड 14। अब बस टाइम हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए हैं, जो हमें क्वेश्चन दिए गया था 10, 1, 2, 1 एंड 5 इसी सेम सीक्वेंस के अंदर। तो हम इनको ऐड करते जाते हैं, हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा 10। हमारे पास वेटिंग टाइम है इसका, सॉरी बस टाइम है, और 0 इसका वेटिंग टाइम है। यहाँ पे हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई 10। नेक्स्ट है हमारे पास वेटिंग टाइम इसका P2 का, वो 10 है, और जो बस टाइम है उसका वो 1 है।
फर्स्ट ये कैलकुलेशन थोड़ी रॉन्ग लिखी गई है, 0 यहाँ पे आना था वेटिंग में और 10 इस तरफ आना था, लेकिन दोनों ऐड ही हो रहे हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इसको ठीक कर सकते हैं कि 0 हमारा वेटिंग टाइम होगा और 10 हमारा बर्स्ट टाइम होगा। इसको हमने 10 और +1 ऐड किया। 10 यहाँ पे क्या है, वेटिंग टाइम है और 1 बर्स्ट टाइम है। नेक्स्ट चलते हैं तो 11 हमारा वेटिंग टाइम है, 2 बर्स्ट टाइम है, हम इनको ऐड करेंगे 13 हमारे पास आ गया, एंड सो ऑन। 13 + 1 14, 14 + 5 19। तो ये इन पांचों प्रोसेसेस का टर्न अराउंड टाइम आ गया एक मेथड से। आप चाहें तो दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, कोशिश करें कि सब स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफरेंट कर लें, तो इसलिए मैंने एक और मेथड बता दिया है। वो ये है कि आप कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस कर दें, कि एक काम जब एंड हुआ और कब वो आया था लिस्ट में, उन दोनों का दरमियान का आप टाइम निकालेंगे, वो भी उसका टर्न अराउंड टाइम ही होता है। ये भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। कंप्लीशन टाइम भी हम यहाँ से ले सकते हैं, हमारे पास मौजूद है। P1 कब कंप्लीट हुआ, 10 सेकंड के बाद। P2 कब कंप्लीट हुआ, 11 सेकंड पे। P3 कब कंप्लीट हुआ, 13 सेकंड पे। तो हमने इसी को फॉलो किया है, 10, 11, 13, 14 एंड 19। ये देखें P5 कब कंप्लीट हो रहा है, 19 सेकंड पे। P4 14 सेकंड पे। तो ये सेम वही हमने यहाँ पे फिल किया है, जिस तरह हमने वेटिंग टाइम वहाँ से लेके फिल किया था, आप कंप्लीशन टाइम भी वहाँ से लेके फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गैंट चार्ट। तो हमने क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम होगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम सबका 0 है, तो जो उनका कंप्लीशन टाइम है वही उनका टर्न अराउंड टाइम आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की सेम ही वैल्यूज हैं, आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं कि थर्ड क्वेश्चन पार्ट जो है इसका। फर्स्ट हमारा गैंट चार्ट क्रिएट करना था, सेकंड हमने टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना था FCFS के लिए, और नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास हमने कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस। जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने वेटिंग टाइम कैलकुलेट करके बताया है, हम सिंपली चार्ट के ऊपर से भी इसको रीड कर सकते हैं, या ये जो हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम, यहाँ से भी इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको भी मैंने 2 डिफरेंट बल्कि मेथड में किया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सबके सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने इसी गैंट चार्ट के ऊपर से रीड करते हैं, जस्ट रीड कर लेते हैं सिंपल। हमारे पास देखिए पहला प्रोसेस है P2, इसका वेटिंग टाइम जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसने भी कोई वेट नहीं किया, जैसे ही आया उसको एग्जीक्यूशन दे दी गई, क्योंकि उसकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था, तो उसकी जॉब सबसे शॉर्टेस्ट है और वो सीक्वेंस में पहले था, तो हमने उसको दे दिया। P4 उसने 1 सेकंड वेट किया, फिर वो एग्जीक्यूट हुआ, तो उसका वेटिंग टाइम 1 सेकंड आ गया। P4 जो है नेक्स्ट P3 सॉरी, उसका वेटिंग टाइम 2 सेकंड होगा, क्योंकि उसने पहले दोनों प्रोसेस का वेट किया यहाँ तक, तो ये P3 का वेटिंग टाइम 2 सेकंड। P5 आएगा, उसका वेटिंग टाइम यहाँ तक, जब से जो आगे ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ P4 तक जो है P5 का वेटिंग टाइम है, यहाँ तक 4 मिली सेकेंड उसने वेट किया, देन उसको एग्जीक्यूशन हुई। इसी तरह P1 जो है लास्ट वन, वो 9 सेकंड के लिए वेट करेगा, देन वो एग्जीक्यूशन होगी। तो हमारे पास इनका वेटिंग टाइम, मैंने ये प्रोसेसेस जो हैं उसी सीक्वेंस में लिखी हैं जिस सीक्वेंस में गैंट चार्ट में मौजूद हैं। अगर आप इनको P1, P2, P3 इस सीक्वेंस में लेके आना चाहते हैं, तो ये मैं नीचे उस सीक्वेंस के अंदर भी प्रोवाइड कर दिए हैं, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाती है तो आप डिफरेंट वे में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास वो मेथड जो मैंने आपको ऊपर बताया था, हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे थे, कौन सा, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम को लेकर, हम उसी को लेके आते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारे पास कंप्लीशन टाइम भी मौजूद है, आप यहाँ गैंट चार्ट से रीड कर सकते हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम 1 है, P2 का कंप्लीशन टाइम 1 है, P4 का कंप्लीशन टाइम 2 है, P3 का कंप्लीशन टाइम 4 है, P5 का कंप्लीशन टाइम 19 है, और P1 का कंप्लीशन टाइम जब जहाँ पे एंड हो रहा है 19 है। यहाँ पे 9, 4, 2, 1 एंड 0, हम इसी को फॉलो करते हैं। हमारे पास कंप्लीशन टाइम 1, 2, 4, 9 एंड 19 मौजूद है, तो हम टर्न अराउंड टाइम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं जी। टर्न अराउंड टाइम क्या था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो हमने अराइवल सबका 0 लिया है, और उसमें से माइनस करने के बाद सेम हमारे पास कंप्लीशन टाइम क्या आ गया, टर्न अराउंड टाइम 1, 2, 4, 9 एंड 19। तो यहाँ से हम वेटिंग टाइम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो हमने इस फार्मूले को यूज़ किया है 1 - 1, ये 1 और ये -1 0, और ये 2 माइनस हमारे पास इसका आ गया बस टाइम 1, यहाँ पे 2, और ये बस टाइम इसका 1, यहाँ पे 1 - 1 और ये 1 आ गया। और नेक्स्ट है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम 4 है और बस टाइम 2 है, तो यहाँ पे इनको माइनस किया, 2 आ गया। 9 टर्न अराउंड टाइम है, बस टाइम 5 है, तो 4 आ गया। एंड लास्ट वन 19 हमारे पास टर्न अराउंड टाइम है और बस टाइम 10 है,
इनको माइनस किया तो 9 आ गया। ये हमारे पास 0 1 2 4 9 ये वही सीक्वेंस है 0 1 2 4 9 हमारे पास उसी तरह से ये साइन भी सेम आ रहा है। अगर आप इसको भी सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं P1 P2 एंड सो ऑन तो इसका भी आप उसी तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये टाइम जो है सेम आएगा। ये 4 डिफरेंट वे में मैंने कैलकुलेशन करके आपको इसकी बता दी है। आप इस तरह इसको हर स्टूडेंट कोशिश करें कि वो थोड़ा डिफरेंट कर ले, एक ही को फॉलो ना करें। ये सारा इसका सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट वे में मैंने आपको दिया है। ये आपकी जो कैलकुलेशन है और इसी तरह ये जो हमारे पास ऊपर कैलकुलेशन मौजूद है टर्न अराउंड टाइम की, ये आप थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं। चार्ट को डिफरेंट करना चाहते हैं तो उसको ड्रा करने का मेथड आप थोड़ा सा चेंज कर लें। ये तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं। आप इसकी थोड़ी सी जिस तरह मैं कह रहा था पॉइंट्स लाइन नीचे को भी लगा सकते हैं। इसी तरह हर मिली सेकेंड टाइम के ऊपर, क्योंकि ये हमारा ये जो चार्ट है ये लेफ्ट टू राइट टाइम शो कर रहा है। ये 0 1 2 एंड सो ऑन 19 सेकेंड्स है। तो आप हर मिली सेकेंड को एक डॉट या एक छोटी सी लाइन के साथ भी आप उसको मेंशन करके एलेबोरेट कर सकते हैं। तो ये आपके असाइनमेंट का सॉल्यूशन था CS 604 ऑपरेटिंग सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 2। ये मेरे इस चैनल के ऊपर अपलोड होगी और इसका जो सॉल्यूशन है वो फाइल जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था ये भी इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड करके अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकें। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन असाइनमेंट आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे तमाम कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट CS के सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ, स्पेशली प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट जो होते हैं। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो बेहतरीन होगा अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट, अकॉर्डिंग टू आपके हैंडआउट्स, और ताकि उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।